अतीत के दर्पण से स्वाधीनता संग्राम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहेगा कि अतीत के दर्पण से स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के जीवन चरित्र और उनके द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी आप तक पहुंचाएं। नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अतीत के दर्पण से स्वाधीनता संग्राम। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं जनजातीय समाज के प्रणेता एवं स्वतंत्रता सेनानी बंका बैगा जी के बारे में। और बंका जी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशा श्रीवास्तव, उपनिदेशक विद्या कैरियर रिसर्च फाउंडेशन, पन्ना, मध्य प्रदेश। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो आजाद हिंद के स्टूडियो में। नमस्कार मोनिका जी। नमस्कार श्रोतागण। बंका बैगा के बारे में आज हमें जानकारी आप देने वाली हैं, तो आप हमें बताएं कि उनका व्यक्तित्व के बारे में आप हमें बताएंगे, जीवन दर्शन के बारे में आप बताएंगे, या फिर उनके बारे में ऐसी कुछ जानी अनजानी बातें आप हम सभी को बताने वाले हैं जिनसे अभी तक हम अनभिज्ञ थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मुझे हमारे क्षेत्र के वीर स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बोलने का आज जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही साधारण गरीब जनजातीय परिवार में जन्मे और किंतु निस्वार्थ पवित्र समर्पण करने वाले साधारण किंतु असाधारण व्यक्तित्व के धनी स्वतंत्रता सेनानी श्री बांकेलाल जी बैगा, जो कि इस क्षेत्र में बंका बैगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने जो देश के लिए समर्पण किया और जो आदिवासी जनजातियों के लिए जो उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैंने अपने आज के वक्तव्य को 3 भागों में डिवाइड किया है। क्योंकि बंका बैगा गोवा मुक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए फर्स्ट पार्ट में गोवा मुक्ति आंदोलन क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी मैं आपको। इसके पश्चात बंका बैगा जी का जो जीवन था वो किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े, वो जो उनके आदिवासी जनजाति थे उनके अधिकारों के लिए उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया तत्कालीन परिस्थितियों से, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। और थर्ड पार्ट में गोवा मुक्ति आंदोलन में किस प्रकार की घटनाएं उनके साथ घटित हुई, उसके बारे में आपको आज बताने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में जो आपने 3 अलग अलग हिस्सों में आप हमें बताने वाले हैं, तो प्रथम चरण से शुरुआत करें। गोवा मुक्ति आंदोलन क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 4 यूरोपियन कंपनियां क्रमशः व्यापार करने के लिए आई, जिनमें फर्स्ट डच, सेकंड पुर्तगाली, थर्ड फ्रांसीसी एंड देन अंग्रेज जी। तो जो डच कंपनी थी वो थोड़े समय के लिए व्यापार करने के बाद चली गई। सेकंड पुर्तगाली आए, और पुर्तगाली चूंकि ये सारे यूरोपियन व्यापारिक कंपनियां थी, तो ये समुद्र के रास्ते से हमारे देश में इन्होंने प्रवेश किया और ये समुद्री रास्ता गोवा से ही प्रारंभ होता था जी। तो पुर्तगाली हमारे देश में आए, उन्होंने गोवा पर अपना अधिकार स्थापित किया और धीरे धीरे अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये जो पुर्तगाली शासक थे, इन्होंने जियापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को सेना में हराकर गोवा पर कब्जा किया और उसके बाद गोवा जो है पुर्तगाली उपनिवेश में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। इसी प्रकार से फ्रांसीसी और अंग्रेज हमारे देश में आए। फ्रांसीसियों ने भी अपना कब्जा किया, किंतु बाद में आगे चल के फ्रांसीसी भी चले गए और पुर्तगाली और अंग्रेज ये दोनों लंबे समय तक हमारे देश में इन्होंने शासन किया। अंग्रेज ने तो पूरे भारत पर ही शासन किया, उपनिवेश भारत उनका बन गया था, किंतु पुर्तगाली गोवा दमन द्वीप तक ही सीमित रहे और इन पर उनका अधिकार रहा। जब भारत में बड़े क्षेत्र पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, उस समय गोवा दमन द्वीप पर पुर्तगाल का शासन था और ये तीनों ही पुर्तगाली के उपनिवेश थे जी। सन 1947 में राम मनोहर लोहिया जी ने गोवा में एक ऐतिहासिक रैली का नेतृत्व किया और गोवा के स्वतंत्रता संग्राम और भारत के साथ उसके एकीकरण का आह्वान किया। इसके बाद से निरंतर गोवा के अंदर और गोवा के बाहर दोनों जगह आंदोलन आयोजित किए गए। कई तरह की रणनीतियां तैयार की गई और भारत सरकार ये चाहती थी कि शांतिपूर्ण ढंग से गोवा मुक्त हो जाए। ये संघर्ष वैसे 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था, परंतु 1940 से 1955 के बीच इसने प्रबल रूप धारण कर लिया। यानी कि भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था
उस समय पे गोवा जो है मुक्त नहीं हुआ था, पुर्तगालियों से मुक्त नहीं हुआ था जी। अतः 1947 में भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा को मुक्त कराने की के लिए जो आंदोलन किए जा रहे थे, उन्होंने तीव्र रूप धारण कर लिया और 1947 के बाद भारत के संपूर्ण शहरों से सत्याग्रही जो थे उन्होंने गोवा मुक्ति अभियान चलाने का निर्णय लिया और उसी के तहत 5 जुलाई 1955 को मध्य भारत से एक दल गोवा के लिए रवाना हुआ, जिसमें बंका बेगा जी ने आंदोलन में भाग लिया। जी जी जी। 19 दिसंबर को दमन और गोवा भारत भूमि में पूर्ण रूप से मिला लिए गए, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल। तो ये था गोवा मुक्ति आंदोलन, जिसमें कि बंका बेगा जी ने भाग लिया था। अब मैं बंका बेगा जी की जीवन के बारे में बताना चाहूंगी। बिल्कुल, जरूर। बंका बेगा जी बहुत ही गरीब आदिवासी परिवार में उन्होंने जन्म लिया था और इनका जन्म सीधी जिले के बोदराह ग्राम में हुआ था जी, जो कि घने जंगलों से आच्छादित छोटा सा गांव है। पिछले सप्ताह मैंने सर्वे किया था सीधी जिले का और ये देखा कि ये बहुत ही घने जंगलों के बीच में बहुत छोटे छोटे से गांव हैं, जिनमें बोदराह गांव और खोह गांव, ये दोनों गांव 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। और इसमें बोदराह ग्राम में बंका बेगा जी का जन्म हुआ था, किंतु आगे चलकर वो खोह ग्राम में आके रहने लग गए थे। उस खोह ग्राम का ही आज वर्तमान में जो नाम है वो गांधी ग्राम के नाम से वो प्रसिद्ध है। गांधी ग्राम का जो नाम रखा गया है वो भी बंका बेगा जी के प्रयासों के बाद ही खोह ग्राम का जो नाम परिवर्तित होकर गांधी ग्राम रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल। बंका बेगा जी शुरू से ही घुमक्कड़ स्वभाव के थे, क्योंकि एक गरीब फैमिली में कई भाई बहनों के बीच में थे और ये बहुत ज्यादा काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से घर के लोग इनसे थोड़ी सी नाखुश रहते थे। किंतु इनका जो स्वभाव था ये दूसरों की मदद करने का स्वभाव था और ये उसी के उसमें दिन भर घूमते रहते थे। कुछ समय पश्चात मजदूरी का काम करना शुरू किया और उस समय जैसे कि आप जानते हैं कि कोई आवागमन के साधन इतने ज्यादा नहीं थे, तो ये पीठ पर सामान लादकर अपने गांव से नजदीकी जिला था वहां पर ये अपने पीठ पर सामान ढोने का काम करते थे और उससे जो इनकी कमाई होती थी वही अपने परिवार में देते थे, जिससे उनका खर्चा चलता था। उस समय पवाईदार, इलाकेदार और सामंतवाद का बोलबाला था और जो इलाकेदार और पवाईदार होते थे ये पैसे वाले किसान होते थे, तो इनका माल वो एक गांव से दूसरे गांव में ले जाने का काम या फिर जो व्यापारी वर्ग था उनके सामान ढोने का काम ये सीधी जिले तक करते थे। और इस प्रकार से सीधी में जाते जाते इनका जो संपर्क है वो विभिन्न इलाकेदारों, व्यापारियों और पवाईदारों से हुआ। और जैसा कि उस समय ज्ञात है अपने को कि उस समय स्कूल और कॉलेज बहुत छोटी जगहों पर नहीं थे और जो बड़े लोग जो थे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए इलाहाबाद, बनारस या लखनऊ जाते थे और ये इस तरह से शिक्षा ग्रहण करने वाले जो लोग थे वो बहुत संख्या में कम थे। इसलिए जब भी कोई इस प्रकार से कोई शिक्षा ग्रहण करके आता था तो सारे लोग उसको पहचानते थे। तो उसी प्रकार से सीधी जिले में चंद्र प्रताप जी तिवारी, ये जो सीधी जिले के एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये बाहर से शिक्षा ग्रहण करके आए थे, उच्च शिक्षा ग्रहण करके आए थे। इनके संपर्क में बंका बेगा जी आए ये सामान ढुलाई करने के बीच में। तो वहां से इनका जो करियर था वो एकदम से परिवर्तित हुआ। चंद्र प्रताप जी के संपर्क में रहने से इनके अंदर जो एक जन चेतना जागृत हुई, तत्कालीन परिस्थितियों में क्या हो रहा है उसकी सारी जानकारी इनको उनसे मिली और इसके बाद इनका जो जीवन है वो एकदम से परिवर्तित हो गया और ये पूर्ण रूप से अपने जनजातीय आदिवासियों के लिए इनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया और तभी से इनके अंदर भारत के लिए कुछ करने की जो एक जज्बा होता है वो इनके अंदर पैदा हुआ। सीधी जिले की जो चंद्र प्रताप जी थे, इनके साथ रहकर इन्होंने स्थानीय रूप से कई आंदोलनों में भाग लिया, जिनमें से जो प्रमुख आंदोलन है जो सीधी जिले में सीधी जिले के पवाईदार और इलाकेदारों के विरुद्ध थे, उनमें इन्होंने जो भाग लिया वो निम्न प्रकार से थे कि सबसे पहले उन्होंने बेदखली आंदोलन में भागीदारी की, जो कि आदिवासी जनजाति जो उस समय थी वो भूमिहीन किसान थे, उनके पास भूमि नहीं थी और उनका जो पूरा जीवन था वो केवल जंगली उत्पादों पर निर्भर था। जैसे कि आप जानते हैं कि आदिवासी जनजातियां महुआ जो होता है, महुए के ऊपर उनका पूरा जीवन चलता है। महुआ इनका मुख्य खाने का सोर्स होता है, इसके ऊपर ये जिंदा रहते हैं सारे। तो लेकिन इनके पास कोई जमीन नहीं थी, किसानी नहीं थी और ये सिर्फ जंगली उत्पादों पर ये इनका जीवन था। तो अत्यंत गरीब थे ये लोग। किंतु जो थोड़ी बहुत जमीन आदिवासियों के पास थी उनको उनसे बेदखल कर दिया गया था। पवाईदारों ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके उनसे जमीन छीन ली थी। तो ये जमीन
दोबारा से आदिवासियों को दिलवाने का कार्य इन्होंने किया, जिसे बेदखली आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही और इन्होंने आदिवासी जनजातियों को भूमि दिलाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। बिल्कुल। इसके पश्चात 1952 में इन्होंने महुआ आंदोलन का नेतृत्व किया। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आदिवासी जनजातियां महुआ के ऊपर ही उनका पूरी जीवन यापन किया जाता है, निर्भर रहता है। जी जी जी। तो उस समय जो महुआ के जो पेड़ होते थे उसमें महुआ बीनने का काम मुख्य रूप से आदिवासियों का ही रहता है जी। लेकिन जो पवाईदार थे, इलाकेदार थे, वो जबरदस्ती उन महुआ के पेड़ों से जितना भी महुआ एकत्रित किया जाता था उस महुए में से आधा महुआ जबरदस्ती उनसे वसूल कर लेते थे लगान के रूप में जी। जिससे एक जो आय जो उनकी महुआ पे निर्भर थी वो भी उनकी आधी हो जाती थी। बिल्कुल। जिसके कारण वो काफी परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ता था। तो बंका जी ने ये महुआ आंदोलन प्रारंभ किया जिसमें उन्होंने उन पवाईदारों के खिलाफ आवाज उठाई जो इस प्रकार का कार्य कर रहे थे और आदिवासियों के अधिकारों को छीन रहे थे जी। और इसमें वो काफी सफल हुए। उन्होंने न केवल पवाईदारों का महुआ इकट्ठा करने का कार्य बंद करवाया बल्कि उन्होंने कई वृक्ष महुआ के जंगलों में उन्होंने लगवाए उसको आदिवासियों के लिए। बिल्कुल। 1966 में उन्होंने कुठीला आंदोलन का नेतृत्व किया। ये काफी इम्पोर्टेंट था उस समय कुठीला आंदोलन जी। 1966 में विंध्य प्रदेश में अकाल पड़ा था और इस अकाल में जैसे कि आप जानते हैं कि कृषि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी जी। और जो कृषक वर्ग था वो अत्यंत परेशान था और ऐसी स्थिति में जो इलाकेदार और पवाईदार थे ये अनाज का संग्रहण कर रहे थे। और कुठीला जो शब्द यूज किया गया है ये मिट्टी के गांवों में जो है मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते हैं जिनके अंदर ये अनाज संग्रहित किया जाता है, उसे कुठीला बोलते हैं जी। बंका वेगा जी के नेतृत्व में जो लोग वहाँ पे आदिवासी जनजाति के उनके जो साथी लोग थे वो लोग इन पवाईदारों, इलाकेदारों और व्यापारियों के घर में जबरदस्ती घुस के ये जो कुठीले थे इनको वो फोड़ देते थे और इसमें जितना अनाज चाहिए रहता था उतना अनाज वो अपने ले जाके आदिवासी भाई बहनों में वितरित कर देते थे। लेकिन वो इस बात का भी ध्यान रखते थे कि जिसके यहाँ से वो ये कुठीला फोड़कर अनाज एकत्रित कर रहे हैं उनको भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुठीला आंदोलन था जिसके द्वारा उन्होंने अकाल के दौरान अपने जनजातीय समाज में अनाज की कमी नहीं होने दी और भूखों मरने से उनको बचाया। बिल्कुल। 1952 में बंधवा फोड़ आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने। बंधवा फोड़ आंदोलन ये जो बोधरा ग्राम है इनका खोह और बोधरा ग्राम जो गांधी ग्राम जो है जी इसके पास एक बांध बनना शुरू करवाया गया था। अच्छा। उस बांध से प्रॉब्लम ये थी कि जो गांव डूबत क्षेत्र में आ रहा था यदि वो बांध में कोई प्रॉब्लम आती तो ये पूरे गांव डूब जाते और उनकी जमीनें भी आदिवासियों की उनके कब्जों में की जा रही थी। तो इसलिए बंका वेगा जी थे उनके नेतृत्व में स्थानीय जो साथी थे उनके उन लोगों ने मिलकर इस बांध को बनने से रुकवाया और उसको फोड़ दिया। जितना भी बना था उस समय उसको फोड़ दिया और आज ये बताते हैं कि आज भी वो बांध उसी कंडीशन में जो है पड़ा हुआ है। जी जी जी। तो ये बंधवा फोड़ आंदोलन था जिसके द्वारा बंका वेगा जी ने अपने आदिवासी जनजातियों का को एक रक्षा कवच दिया। बिल्कुल। इसके पश्चात 1955 में इस वक्तव्य का जो तीसरा पक्ष है गोवा मुक्ति आंदोलन में उन्होंने भाग लेने के लिए वो रवाना हुए जी। ये जो घटना है 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके पश्चात सारी परिस्थितियां जब नॉर्मल हुई तो गोवा को कैसे मुक्त करवाया जाए जी। और गोवा को मुक्त कराने के लिए जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1947 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था ये चाहते थे कि गोवा भी किसी प्रकार से मुक्त हो जाए। बिल्कुल। अतः 5 जुलाई 1955 को श्री चंद्र प्रताप जी जो कि सीधी जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे इन्होंने गोवा सत्याग्रह में जाने का निर्णय लिया और इसके पश्चात करीब 1 महीने तक विभिन्न जिलों में प्रचार प्रसार का काम किया गया और सत्याग्रहियों को एकत्रित करने के लिए प्रचार प्रसार किया गया और इस तरह से विभिन्न जिलों के साथ साथ सीधी जिले में राम भजन बैगा तथा बंका बैगा ये चंद्र प्रताप जी के साथ जाने को तैयार हुए जी। दोनों अशिक्षित थे और इन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि गोवा में क्या होने वाला है। गोवा में जो दमन चक्र चलने वाला है उसकी इनकी जानकारी नहीं थी लेकिन इनको ये था कि गोवा की स्वतंत्रता के लिए हम जा रहे हैं इसलिए ये अत्यंत उत्साहित थे दोनों जी। और खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने चंद्र प्रताप जी के साथ पूरे विंध्य प्रदेश से कम 19 सत्याग्रही तैयार हुए जी। और ये पूरा दल जो है रवाना हुआ और धीरे धीरे करके इससे और जगहों से लोग जुड़ते चले गए और
लगभग 85 के करीब वो लोगों का जो दल है वो गोवा की तरफ रवाना हुआ। जी। प्रोग्राम इन लोगों का इस तरह से था कि ये सभी पूरा दल बेलगांव में जाके इकट्ठा होगा, वहां से पैदल यात्रा के निर्देश थे और 14 अगस्त को की शाम तक इन्हें गोवा पहुंचना था। जी। सभी अपना सामान, रुपया, पैसा बेलगांव में जमा करवा दिए गए। ये लोग धीरे धीरे पैदल चल के ट्रेन से बेलगांव तक पहुंचे और वहां इनका सारा सामान जमा करवा लिया गया। किसी को ये नहीं पता था कि कौन बचेगा और कौन शहीद होने वाला है, परंतु फिर भी सब खुश थे क्योंकि अपने देश पर न्यौछावर होने के लिए तैयार हो रहे थे। बिल्कुल। समिति ने निर्देश दिए कि प्रत्येक सत्याग्रही अपने पास एक रूमाल रखे, क्योंकि गोवा की सीमा के अंदर जाने पर पुर्तगाली शासन अश्रु गैस का उपयोग कर सकते हैं और धुएं और आंसुओं को पहुंचने के लिए गीले रूमाल की आवश्यकता होगी ताकि आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ दिखाई दे। परंतु उस वक्त इन लोगों के पास रूमाल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। अतः पुराने कुर्ते को फाड़कर टुकड़े किए गए और सभी को एक एक टुकड़ा दे दिया गया और लोग पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में घने जंगल से कहीं बीच में गांव पड़ते गए। लोग गांव से खाने पीने का सामान लेकर आते और कभी कभी कुछ मिलता और कभी कभी कुछ खाने को नहीं भी मिलता था। जी जी जी। पर सभी सत्याग्रही आगे बढ़ते गए और जो गांव के लोग आ रहे थे वो अपनी सद्भावना प्रकट कर रहे थे सत्याग्रहियों की सहायता करके। 3 दिन की पदयात्रा के बाद ये दल गोवा के पास साशौली पहुंचा। जी। यहाँ पर एक मंदिर में सभी रुके, शिविर लगा हुआ था, सभी मंदिर में रुके और वह जो दिन था वो 14 अगस्त का दिन था। इनका दल जब चलना प्रारंभ किया था उसी दिन ये तय हुआ था कि 14 अगस्त को साशौली पहुंचना है और 15 अगस्त के दिन अगले दिन गोवा के राजधानी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। जी। 14 अगस्त को सभी साशौली पहुंच गए और अगले दिन 15 अगस्त को गोवा की सीमा में प्रवेश किया। जी। 14 अगस्त की रात सभी सत्याग्रही भविष्य की अपनी योजना एक दूसरे को बता रहे थे, जिससे यदि कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है या गिरफ्तार हो जाता है और जो व्यक्ति जीवित लौटकर अपने इलाके में पहुंच जाता है तो वो उनकी योजनाएं और संदेश उनके घर वालों तक पहुंचा दे। जी जी। 84 लोगों का जो जत्था था वो तैयार हुआ और इनके पहले जो नेता थे वो सीधी जिले के चंद्र प्रताप जी को बनाया गया और ये तय हुआ कि पहला जो लीडर है जो आगे चल रहा है, जो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर आगे बढ़ रहा है, यदि वो किसी कारणवश शहीद हो जाता है या गिरफ्तार हो जाता है तो उसके पीछे वाला व्यक्ति नेतृत्व करना प्रारंभ कर देगा और इस प्रकार से पूरा जो दल है वो आगे की ओर बढ़ना चालू हुआ। सभी राष्ट्रीय ध्वज थाने हुए थे और यह भी तय हुआ कि रास्ते में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स आएंगी उन पर वो झंडा अपना फहराते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह भी तय हुआ कि ये जो दल है शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य करेगा और लास्ट झंडा गोवा की राजधानी पंजिम में लगाने का लक्ष्य रखा गया। धीरे धीरे करके रघुपति राघव राजा राम गान करते हुए पूरा दल आगे बढ़ा। रास्ते में सिपाही उनको मिलते गए और वे उनको डांटते भी, दल को तितर बितर करने का भी प्रयास करते, किंतु उन्होंने किसी भी प्रकार का आक्रमण जो है इन दल पे नहीं किया। वे अपना चिल्लाते, लेकिन जब ये नहीं सुनते और आगे बढ़ते जाते, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन, पुलिस वाले कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे जी। और वे सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे जी। परंतु अचानक से ही परिस्थितियां चेंज हुई। जो पुर्तगाली प्रशासन था उन्होंने ये देखा कि दल का जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है जी। तो उन्हें ये शक हुआ कि अगर गोवा के स्थानीय निवासी इस दल से मिल गए तो फिर परिस्थितियों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पुलिस को आदेश दिया इस दल को हटा दिया जाए, गोलीबारी प्रारंभ की जाए और देखते देखते सारी जो पुलिस थी वो इस दल के पीछे दौड़ने लग गई और गोलीबारी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर एक बहुत ही हास्यास्पद जो घटना बंका जी के साथ हुई वो ये थी कि चूंकि ये आदिवासी थे और एक ग्रामीण क्षेत्र के थे तो ये इनके साथ भाषा की दिक्कत थी जी जी। ये कई शब्द जो थे वो जिनके बारे में इनको जानकारी नहीं थी, तो वहां पर ये निर्देश दिया गया था इनके शिविर में कि जब कभी गोलाबारी होती है या गोलियां चलती है तो उस वक्त सभी लेट जाएं जी। तो चूंकि बंका जी को लेटना शब्द जो है समझ में नहीं आया जी। इसलिए जब वो गोलियां चलना शुरू हुई तो बाकी सब तो पूरा दल लेट गया, लेकिन बंका बैगा बीच में खड़े रहे जी। क्यों? क्योंकि उन्हें लेटना शब्द मालूम ही नहीं था जी जी। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनके जांघ पर गोली लगी, पुलिस इनको पकड़ के ले गई और उनकी बहुत जम के मार पड़ी
जिससे इनकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई। उसके पश्चात जब बहुत कम से कम 8-10 लोग घायल हो गए, उसके बाद पुलिस वालों ने गोलियां बंद कर दी और आपस में ये कहना शुरू कर दिया कि अब गोलियां बंद कर दो और इनको घायलों को ले जाने दो। धीरे धीरे भारतीय पुलिस थी और जो दल के सदस्य थे वो घायल लोगों को उठाकर अपने शिविर में ले गए और जो लोग बहुत ज्यादा घायल थे उनको बेलगांव के अस्पताल में पहुंचा दिया। लेकिन जब दल की गिनती हुई तो ये देखा कि 8 लोग वहां पर उपस्थित नहीं थे, जिनमें एक बंका बैगाजी भी थे जो उस दल में वापस लौट कर नहीं आए थे। तो यहाँ से उनकी ढूंढने का क्रम चालू हुआ और वो 2 दिन तक नहीं मिल सके जी। इस बीच में तीसरे दिन जब ढूंढने के बाद जो सदस्य आ रहे थे उसमें बंका बैगाजी थे जिनकी जान वो बहुत ज्यादा घायल थे, उनको बेलगांव हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इसी बीच में भारतीय सरकार ने ये घोषणा कर दी कि गोवा में किसी प्रकार के सत्याग्रहियों का जाना बंद किया जाए। अब जो भी वार्ता होगी वो शांति वार्ता के साथ इस गोवा की मुक्ति के लिए प्रयास किए जाएंगे। सत्याग्रही किसी भी प्रकार का वहाँ आंदोलन ना करें जी। ये अनाउंसमेंट होने के बाद जो दल के सदस्य जो ठीक थे, स्वस्थ थे, वो वापस अपने घर के लिए लौट रहे। लेकिन बंका बैगा सहित 8-10 लोग जो घायल ज्यादा थे, उनको जो हॉस्पिटल में भर्ती किए गए थे, इनको ये लोग हॉस्पिटल में ही रहे और बाकी सभी लोग लौट गए जी। इस बीच में हुआ ये कि बंका बैगा जी को चूंकि रीढ़ की हड्डी में चोट थी, ये उठने लायक नहीं थे, तो ये लगभग इनको 2-3 महीने का टाइम इनको ठीक होने में लग गया। इस बीच में ये जरा से जब थोड़े से स्वस्थ हुए तो ये बिना बताए हॉस्पिटल से भाग लिए। इस बीच में रेडियो पर जो प्रसारण हुआ उसमें ये कहा गया कि सब लोगों ने ये मान लिया कि बंका बैगा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो ये शायद शहीद हो गए हैं जी। और इनके गांव में सारा जो एक क्रियाक्रम जो होता है वो भी कर दिया गया। लेकिन कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद रेडियो में किसी ने सुना कि बंका बैगाजी जीवित हैं और वो समाचार सीधी जिले में पहुंचा और तब ये मालूम पड़ा कि ये जीवित हैं, लेकिन ये अस्पताल से गायब थे। ये पैदल ही सीधी जिले के लिए रवाना हो गए और रास्ते में रुकते जाते, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था तो रास्ते में रुकते, वहां पर मजदूरी करते, उस दिन पैसा कमाते, फिर आगे बढ़ जाते। इस प्रकार से करते हुए ये 4 महीने में सीधी पहुंचे। तो ये जो उनकी यात्रा थी जी, गोवा से सीधी तक जी, बहुत ही कठिन और दर्दनाक स्थिति थी। बिल्कुल। वहां पहुंचने के बाद इनका स्वागत किया गया। आगे चलकर फिर वहां पर सरपंच का चुनाव लड़ा जी और उसमें ये जीते भी। विधानसभा चुनाव के लिए भी इन्होंने अपना पर्चा भरा था, लेकिन ये उसमें जीत नहीं पाए। आगे चलकर उन्होंने यहाँ सीधी आने के बाद इन्होंने समाज सेवा का कार्य चालू किया और अपने ही क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने एक आश्रम बनवाया जी। और कहते हैं कि ये गांव-गांव जा जाके उस विद्यालय का प्रचार करते थे और जनजाति जो कन्याएं थी उनके उद्धार के लिए गाँव में जा जाकर उनको स्कूल में भर्ती करने के लिए प्रेरित करते थे और उनकी शिक्षा की ओर काफी इन्होंने कार्य किया। गोवा मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और फिर चूंकि ये सफल नहीं हो पाया, तो ये गोवा मुक्ति आंदोलन कब मनाया जाता है और गोवा कब मुक्त हुआ और कैसे उसको सफलता मिली? नहीं, गोवा मुक्ति आंदोलन सफल हुआ ये जिस प्रकार से अपने 1857 की क्रांति में छोटे छोटे विरोध हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे जी। और विद्रोह के द्वारा जैसे अंग्रेज मजबूर हो गए थे एक्शन लेने के लिए, इसी प्रकार से गोवा में जो सत्याग्रही जा जाकर जो आंदोलन कर रहे थे, वहां पर जो परेशानियां पैदा कर रहे थे, उनसे परिस्थितियां निर्मित हो रही थी गोवा में। पुर्तगाली इस बात के लिए तैयार होना पड़ा उनको कि अब यहाँ पर हमारा नहीं चलेगा, अब हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जनसंहार को रोकने के लिए सरकार द्वारा ही और कुछ और राजनीतिक परिस्थितियां थी जिनके द्वारा सरकार ये चाह रही थी कि ये जो मामला है शांतिपूर्ण ढंग से गोवा की मुक्ति हो। इसलिए उन्होंने रोक लगा दी कि अब किसी प्रकार के सत्याग्रही आंदोलन जो है गोवा में नहीं किए जाएंगे। जो भी वार्ता होगी वो सरकारी स्तर पर वार्ता होगी और उसी के द्वारा गोवा को मुक्त करवाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 19 दिसंबर का दिन है जो कि गोवा मुक्ति आंदोलन के रूप में मनाया जाता है, 19 दिसंबर। बिल्कुल बिल्कुल। और 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, इसके 15 साल बाद जी गोवा मुक्त हुआ।
भारत की स्वतंत्रता के बाद भी बहुत लंबा समय का इंतजार करना पड़ा गोवा को स्वतंत्र होने के लिए। आशा जी, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी के साथ साझा की। इसमें से कई सारे पहलू ऐसे थे जो अनसुने थे और आपने बहुत ही सरल ढंग से हम सभी को इसके बारे में बताया, समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। तो श्रोताओं, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और जितनी सरलता के साथ आज आशा जी ने हमें इस पूरे वार्ताक्रम के बारे में बताया और विभिन्न आंदोलनों के बारे में बताया, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के संघर्षों के बाद ये आज़ादी हमें मिली है। इसलिए हमें आज़ादी को अच्छे से जीना चाहिए, साथ ही साथ अपने देश की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतीत के दर्पण से स्वाधीनता संग्राम।